शहर में एक नया परिवार रहने आया। उसमें श्याम, उसकी पत्नी गुड्डी और उनकी एक बेटी रिया थी। रिया का एडमिशन वहीं एक यूनिवर्सिटी में हो गया। रिया बहुत भोली, शांत और शर्मीले स्वभाव की थी, जिसकी वजह से वो क्लास के किसी भी बच्चे से बात करने में बहुत अजीब महसूस करती थी। जब भी कोई बच्चा उससे बात करने आता वो सहम जाती, जिससे बच्चे उसे बहुत परेशान करते और उसका बहुत मजाक बनाते हैं। कॉलेज में सीनियर्स उसकी रैगिंग भी कर देते थे, पर वो किसी से कंप्लेन नहीं करती और चुपचाप सब सहती रहती। कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन रिया रोते रोते वहीं पास के एक पार्क में जाकर बैठ जाती है। तभी उसे एक जोकर पड़ा हुआ मिलता है। देखने में ऐसा लगता है जैसे वो बड़ी आकर्षक निगाहों से रिया को ही देख रहा हो। रिया बिना कुछ सोचे समझे उसे उठा लेती है। वो जोकर बहुत ही गंदा, मिट्टी में सना हुआ पड़ा था। उसके अजीब से बाल, एक आंख काली और एक आंख लाल। उसने सर्कस के जोकर वाले कपड़े पहन रखे थे और चेहरे पर एक लंबी क्लोन की स्माइल थी। रिया इस जोकर को उठाकर मिट्टी झाड़ती है। तभी अचानक ऐसा लगता है जैसे रिया को पीछे से कोई झुला रहा हो। रिया चौंक कर पीछे देखती है। अरे, पीछे तो कोई नहीं है। फिर मुझे झूला किसने झुलाया? तभी फिर से कोई उसे झूला झुलाता है और जोर से मुस्कुराहट की आवाज के साथ एक आवाज आती है। क्या मुझसे दोस्ती करोगी? तुम्हारी तरह मेरा भी कोई दोस्त नहीं है। ये सुनकर रिया थोड़ा डर जाती है और आसपास देखने लगती है। कौन है? सामने आओ मेरे। तभी उसके हाथ वाला जोकर कूदकर जमीन पर खड़ा हो जाता है और अपने भूतिया रूप में सामने आ जाता है। मैं हूँ क्लाउन। तुम जैसी शांत लड़कियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। रिया भूतिया जोकर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। वो अपना बैग उठाती है और बिना कुछ बोले ही वहाँ से भागने लगती है और अपने घर आ जाती है। रिया, तुम घर आ गई? जाकर हाथ मुंह धो लो। मैंने आज तुम्हारा सबसे मनपसंद खाना बनाया है। जल्दी आओ, हम दोनों साथ मिलकर खाते हैं। रिया अपने कमरे में जाती है, हाथ मुंह धोती है और कपड़े बदलकर नीचे आ ही रही होती है कि उसे फिर से वही जोकर पपेट उसके बेड पर लेटा दिखता है। अरे, ये कैसे आया? मैं तो इसे वहीं फेंक आई थी। रिया छुपकर उस जोकर को देख ही रही थी कि तभी वो पपेट जोकर भूतिया रूप में प्रकट हो जाता है और रिया का हाथ पकड़ लेता है। तुमने जवाब नहीं दिया रिया। ये नजारा देखकर रिया के तो मानो पैरों तले जमीन निकल गई हो। हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो मेरा हाथ। रिया जैसे तैसे जोकर से अपना हाथ छुड़ाकर कमरा लॉक करके नीचे आ जाती है। उसके चेहरे से पसीने छूट रहे होते हैं। जल्दी आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। कितना टाइम लगा दिया तुमने? अरे, ये क्या? तुम्हें पसीने क्यों आ रहे? कुछ नहीं मम्मी, बस गर्मी है ना तो उसकी वजह से। अच्छा ये बताओ रिया, तुम्हारा दिन कैसा रहा? अच्छा था माँ, बस कुछ बच्चे मुझे कुछ पसंद नहीं आए। क्यों रिया, ऐसा क्या हुआ जो पसंद नहीं आया? उन्होंने तुम्हें परेशान किया? रिया थोड़ा बहुत सोचती है और उसकी आंखों में थोड़े आंसू आ जाते हैं। वो अपनी मम्मी को देखती है। वो बोलने ही वाली होती है, तभी उसके कमरे से आवाज आती है और रिया खाना छोड़कर वहाँ से चली जाती है। रिया, खाना खत्म करके जाओ, ऐसे आधा अधूरा खाना नहीं छोड़ते। रिया कुछ नहीं बोलती है और अपने कमरे में जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। तभी वो देखती है कि उसके स्टडी टेबल पर एक फूल और एक नोट रखा हुआ है। रिया इधर उधर देखते हुए नोट उठाती है और पढ़ने लगती है। रिया, मुझे पता है कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है और मेरा भी नहीं है। क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाए? बात तो सही है, मेरे ऐसे स्वभाव के कारण कोई दोस्त नहीं है और ना ही मैं कभी बना पाऊंगी, पर कब तक अकेली यूं ही रहूंगी? आखिर सुख दुख बांटने के लिए कोई दोस्त तो चाहिए ही। हाँ, मुझे तुम्हारी दोस्ती मंजूर है, अब मेरे सामने आओ। तभी भूतिया जोकर उसके सामने आ जाता है। वो बड़ी सी स्माइल के साथ रिया को देखता है। अब वो दोनों हर जगह साथ साथ जाते थे, चाहे कॉलेज हो या पार्क या मार्केट, पर वो भूतिया जोकर किसी को दिखाई नहीं देता था। अपनी शक्ति से वो खुद को अदृश्य बना लेता था, पर सिर्फ रिया ही उसे देख पाती थी। अगले दिन रिया जोकर को बैग में रखकर कॉलेज ले जाती है। वहीं बच्चे रिया को फिर से बहुत परेशान करते हैं और जोकर इन सभी हरकतों को बहुत ध्यान से देखता है। उसकी क्लास का एक लड़का आदित्य रिया के बैग से नोट्स चुरा लेता है। रिया, नोट्स लेकर आओ। मैम, मैंने सारा होमवर्क किया है, अब मेरा विश्वास कीजिए पर मेरे नोट्स नहीं मिल रहे हैं। ऐसे बहाने मैंने बहुत सुने हैं, मुझे अपने नोट्स दिखाओ वरना पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। रिया घबरा जाती है और कुछ नहीं बोल पाती है। तभी प्रोफेसर रिया को बुलाती है और उसे हैंड्स अप करके खड़ा रहने के लिए कहती है। रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे बहुत इंसल्टेड फील होता है। भूतिया जोकर ये सब देखता है पर भीड़ के कारण कुछ कर नहीं पाता। उसे भी बहुत बुरा लगता है रिया को ऐसी हालत में देखकर।
रिया रोते रोते घर आती है, पर वो अपनी माँ को कुछ नहीं बता। रिया अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी उसे उस जोकर से एक आवाज आती है कि मत रो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और वो फिर से भूतिया जोकर के भेष में उसके सामने आ जाता है। रिया इतने दुख में होती है कि वो जोकर की बात पर ध्यान ही नहीं देती और बस रोती रहती है। आदित्य भी अपने घर जाकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाता है। शीशे में वो देखता ही है कि तभी शीशे में उसे एक डरावनी परछाई नजर आती है। आदित्य पीछे पलटकर देखता है, पर वहाँ कोई नहीं होता है। अरे मुझे भी ना क्या वहम हो रहे हैं, कोई भी तो नहीं है। वो फिर अपने बाल ठीक करते हुए शीशे में देखता है तो उसे दिखता है कि भूतिया जोकर भयानक स्माइल के साथ उसके पीछे खड़ा है। आदित्य डर जाता है। तभी बाथरूम की लाइट फ्लैक्चुएट होने लगती है। वो बाथरूम का गेट खोलने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। फिर जोकर जोर जोर से हंसते हुए उस आदित्य का गला पकड़कर उससे तब तक दबाए रखता है जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती। कुछ ही पलों में आदित्य तड़प तड़प कर मर जाता है। अब हुआ रिया के आंसुओं का बदला पूरा। अब देखता हूँ कैसे और कौन रिया को परेशान करता है। मेरे रहते हुए उसे कोई दुख नहीं पहुँचा सकेगा। फिर वो रिया के पास पहुँचता है। रिया, अब तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। मैंने पक्का इंतजाम कर दिया है। अब तुम चुप हो जाओ, रो मत। ऐसा क्या किया तुमने? इनफैक्ट मेरे केस में कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं बचपन से ये सब सहती आ रही हूँ। हर जगह ऐसा ही होता है मेरे साथ। पता नहीं भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया है। भूतिया जोकर और रिया अब काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। वो दोनों अब दिन का ज्यादातर समय साथ बिताते थे। फिर भूतिया जोकर हवा में एक कालीन उड़ाता है और उस पर खड़ा होकर रिया को भी बुलाता है। रिया जोकर की मदद से उस पर चढ़ जाती है। वो दोनों हवा में सैर कर रहे होते हैं। ठंडी हवा, पक्षियों का बोलना, समुद्र, सड़कें, ऊपर से ये सब नजारा कुछ अलग ही दिखाई दे रहा था। फिर रात हो जाती है। तभी रिया जोकर को इशारा करके एक घर दिखाती है। वो घर देख रहे हो? ये घर उन्हीं प्रोफेसर का है जो मुझे पढ़ाती हैं कॉलेज में। और वो देखो, मेरे बचपन के दोस्तों का घर जहाँ हम खेलते थे। पर वो मेरी गलतफहमी थी कि मैं उनकी दोस्त हूँ। जोकर ये सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा होता है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। रिया ये सब बताते हुए कुछ दुखी हो जाती है तो जोकर रिया को चुप कराता है। फिर वो दोनों घर वापस आ जाते हैं और रिया भी सोने चली जाती है। उसी रात प्रोफेसर के घर में प्रोफेसर अपना खाना खत्म करने के बाद बाहर बगीचे में टहल रही होती है। तभी उसको एक डरावनी सनसनी आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो कोई नहीं होता। वो अनदेखा कर देती है और अंदर चली जाती है। तभी उसके पैरों के पास एक गमला टूटकर गिर जाता है और सारी मिट्टी उसके पैरों पर गिर जाती है। वो जैसे ही मिट्टी को साफ कर रही होती है, उसके हाथ गीले हो जाते हैं। रात का समय होता है। वो देख नहीं पाती। जैसे ही वो अपने हाथ धोने बाथरूम में जाती है, उसको किसी के चलने की आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहां कोई नहीं होता। फिर वो थोड़ा आगे जाती है। तभी वो भूतिया जोकर पीछे से उसका गला पकड़ लेता है। प्रोफेसर घबरा जाती है और बहुत तेज तेज चिल्लाती है, कौन है? कौन है यहाँ? मेरा गला छोड़ो। कौन है? सामने आओ, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? प्रोफेसर की आंखों में खून उतर आता है, सांस घुटने की वजह से, और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद अचानक उसका गला छूट जाता है। वो आंखें खोलती है और पीछे देखती है कि उसके आसपास कोई नहीं होता। वो डर के मारे अपना मुंह धोने बाथरूम में जाती है। वो अपने हाथ मुंह धो रही होती है, तभी शीशे में देखती है कि उसके पीछे एक जोकर, जिसकी अजीब से बाल, बड़े बड़े नाखून, एक आंख काली, एक लाल और क्लोन की स्माइल से उसको देख रहा था। इससे पहले कि प्रोफेसर कुछ करती, वो उसे वहीं मार देता है। अगले दिन जब रिया कॉलेज जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके प्रोफेसर की मौत हो गई है। तभी उसे किसी स्टूडेंट से पता चलता है कि आदित्य भी कई दिनों से कॉलेज नहीं आ रहा था। डिंग ने नोटिस भेजा तो पता लगा कि उसकी भी मौत हो गई है। रिया ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और वो तुरंत घर के लिए निकल पड़ती है। रिया ये गुत्थी सुलझा नहीं पा रही थी। घर आकर सीधा अपने कमरे में जाती है और जोकर से पूछती है तो जोकर हाँ कर देता है। रिया ये जवाब सुनकर दंग रह जाती है। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा मानती थी, पर तुम तो कातिल हो। जाओ यहाँ से और कभी मेरे सामने मत आना। सुनो रिया, मैं एक भूतिया जोकर हूँ। मेरा काम एक जमाने में लोगों को हंसाना हुआ करता था, पर मेरी हंसी के पीछे का दुख किसी ने भी नहीं समझा और मैं मर गया। फिर मुझे तुम मिली, तुम्हारा दुख मुझे अपना लगने लगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन लोगों को जान से मार दोगे जो दूसरों का दुख नहीं समझते। रिया उस जोकर के पपेट को उठाती है और घर के पीछे वाले खंडहर में फेंक देती है।